डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी बाई पाठक सर क्लासेस में। तो आज मैं आपको इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। व्हाट इज द यूज ऑफ बी। बी का यूज क्या है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पूरे टेंस सीख जाते हैं, ग्रामर का ज़्यादातर पार्ट कर लेते हैं। जैसे कि ग्रामर में आपका एक्टिव पैसिव हो गया, टेंस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, सारा पार्ट कर लेते हैं, पर उन्हें यह पता नहीं होता कि बी का यूज क्या है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बी को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और बी का क्या इंपॉर्टेंस है, बी की ओरिजिन कहां से हुई, इन सब के बारे में अब चर्चा करेंगे। आइए हमारी क्लास में। सबसे पहला पॉइंट, यूज ऑफ बी। अब सबसे पहले मुझे यह समझना है कि बी का मतलब क्या होता है। सिर्फ ये नहीं, तो बी का जो मतलब होता है, बी का जो अर्थ होता है, तो बी मीन्स क्या होता है। बी मीन्स होता है होना। बी मीन्स क्या होता है, होना। और इसी से हम वर्ड बना सकते हैं, हिंदी में बात करते हैं तो होना का मतलब है, बिल्कुल बोल सकते हैं। होना का मतलब है, बिल्कुल बोल सकते हैं। होना का मतलब हो, बिल्कुल बोल सकते हैं। हूं भी बोल सकते हैं, था भी बोल सकते हैं, थी भी बोल सकते हैं, थे भी बोल सकते हैं। ये सारे अक्षर वर्ड हम बोल सकते हैं। किसका मतलब, बी का मतलब होना। होना का मतलब है भी। और एक वर्ड और भी बोल सकते हैं हम, क्या, होगा, होगी और बच्चों होंगे। तो ऐसे वर्ड हम बोल सकते हैं। जब मैं ये वर्ड बोल सकता हूं तो क्या मैं इसका मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं बोल सकता क्या? बिल्कुल बोल सकता हूं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि सर बी का मतलब इज भी होता है, एम भी होता है, आर भी होता है, वॉज वर भी होता है। ये बात क्लियर है। अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि भाई बी की फॉर्म जब है, हूं, हो, था, थी, थे, होगा, होगी, होंगे, ये हो सकती है। तो बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर। और तीसरा वर्ड बीन भी हो सकता है। हो सकता नहीं स्टूडेंट्स, 100% है। तो आपको ये पता चल गया कि बी क्या है, एक रूट वर्ड है, वर्ब फर्स्ट है। तो हमें समझ में आया कि बी वर्ब फर्स्ट है और इसी की वर्ब फर्स्ट क्या होती है, इज, एम, आर होती है, सेकंड वॉज वर होती है और बीन थर्ड फॉर्म होती है। तो ये बात आप अच्छे से समझें कि बी की फॉर्म क्या क्या होती है, अब उनका यूज कैसे कैसे होने वाला है। चलिए, सबसे पहले मुझे क्या समझना है, देखो जो हमारी बी वर्ब बनी, चाहे तो आप बी का यूज कर लीजिए। सबसे पहले बी का कैसे यूज कर सकते हैं, या मैं आपको बताता हूं, इज, एम, आर, इज, एम, आर। देखो बड़ी कॉमन सी चीज है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता इन सब का मतलब। तो मैं आपको इन सब का मतलब बताता हूं। सबसे पहले तो इन सब का मतलब क्लियर होना जरूरी है, तभी हमें चीजें अच्छे से समझ में आने वाली हैं। सबसे पहला वर्ड बी का मीन्स मैंने क्या बताया आप सभी को, होना। दूसरा वर्ड मैंने क्या लिया, इज। इज का मतलब क्या होता है। जो मैं लिखवा रहा हूं सिर्फ वही याद करना। दूसरा, इसका वर्ड क्या होता है, आर। का मतलब क्या होता है, एक तो होता है और दूसरा होता है बच्चों हो। इतना याद रखना, और कुछ याद ही मत रखना, है और हो। एक वर्ड आता है हमारा इसमें एम। तो एम का मतलब क्या होता है, हूं। जो किसके साथ आता है, आई के साथ आता है। नेक्स्ट, वॉज। इसका मतलब क्या होता है, देखो याद रखना, इसका मतलब होता था या थी। थी नहीं, था या थी। नेक्स्ट वर्ड वर। इसका मतलब क्या होता है, या तो थे या फिर थी। तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट,
एक वर्ड और बचा बीन। अब आप बोलोगे सर बीन का मतलब क्या है? हो चुका है, हो चुका है, या हो चुका होगा, हो चुकी होगी, हो चुके होंगे। ऐसे वर्ड हमारे समझ में आने चाहिए। ठीक है, ये पास्ट में भी आ सकता है। ये बीन रूप नहीं बदलता, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। तो आज हमें समझना है कि इन सब का यूज कैसे करें। ये बात क्लियर आती है? ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको इसी के साथ एक बहुत अच्छा लॉजिक समझाने वाला हूं। अभी तक आपने सिर्फ पढ़ा होगा कि बी को कैसे यूज करें, इज एम आर बोज वर कैसे यूज करें, परंतु इनके साथ कुछ और भी यूज करना, तो उसे कैसे यूज करें वो मैं आज आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में। चलिए, तो हमें समझना, सबसे पहले रूल समझेंगे कि इज एम आर वोज वर को कैसे यूज करें और बी को कैसे यूज करें। ये बात क्लियर है भाई? तो समझते हैं, चलते हैं अपना नेक्स्ट पेज पर। तो मुझे क्या करना है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखो समझिए ध्यान से। राम एक ईमानदार व्यक्ति है। अब सबसे पहले मुझे क्या पहचानना है कि मैं कब करूं इज एम आर का यूज। अब मैंने सेंटेंस तो लिख दिया, पर अभी आपको एक चीज नहीं बताई मैंने कि भाई मुझे इज एम आर का यूज करना कब होता है। वो चीज आप ध्यान से समझना। तो हमें इज एम आर का यूज कब करना है, इसे बाद में बनाएंगे हम सेंटेंस को, और आपसे ही बनवाऊंगा मैं। पर पहले समझ लें कि इज एम आर, बोजवर और वीन, इन सब का यूज होता कहां पर है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यदि है, हो, हूं, हैं, था, थी, थे, होगा, होगी, होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों की पहचान बताने वाला हूं मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों की पहचान बताने वाला हूं। यदि है, हो, हूं, हैं, था, थी, थे, होगा, होंगे से पहले या के साथ, ये समझिए, के साथ क्रिया नहीं है तो इज एम आर, वोज वर या बी का यूज करें। ये तो हो गया आपका हिंदी का रूप। ये बात क्लियर? अब मैं आपको ये बताने वाला हूं वर्ब को कैसे पहचानेंगे, क्रिया वर्ब। अंग्रेजी में क्या करते हैं, अंग्रेजी का रूल समझ लीजिए, इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। इज एम आर का यूज कहां करेंगे, इज एम आर का यूज अंग्रेजी में कहां करेंगे वो भी समझो। जब जब बी इज एम आर, वोज या वर के साथ कोई दूसरी मेन वर्ब ना हो। याद रखें, इसमें भी लिख लेना, इसमें भी लिख लेना मुख्य क्रिया, इसमें भी लिख लेना मुख्य क्रिया। अब मैं समझाऊंगा आपको मुख्य क्रिया क्या होती है, मेन वर्ब कहते किसे हैं, वो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए, अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि अगर किसी बात हमें कैसे बनाना है। यदि है, हूं, हो, था, थी, थे,
होगा होगी होगा होगी होगी के साथ अगर मुख्य क्रिया नहीं है तो वोज वर्ब इन सब का यूज करते हैं, इज एम आर वोज वर्ब बी का यूज करते हैं। इसी प्रकार से मैंने अंग्रेजी में आपको बता दिया। अब हमने सेंटेंस लिया, राम एक ईमानदार व्यक्ति है। अब पहले तो ये समझो कि भाई क्रिया होती क्या है। क्रिया कहते हैं किसी कार्य के करने, किसी कार्य को जो हम करते हैं उस कार्य को करने का जो कर्म, जो हम कार्य को करते हैं ना, उसको करने की जो विधि होती है, जो प्रकार होता है, उसको क्रिया कहते हैं। जैसे राम गाना गाता है तो उसका काम क्या हो रहा है, गाना। गाने के साथ क्रिया कैसी हो रही है, गा रहा है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं काम क्या कर रहा हूं, जो काम होता है उसी को हम क्रिया बोलते हैं, जो एक्शन होता है उसी को हम क्रिया बोलते हैं। क्या इस वाक्य में कुछ एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा। जब इस वाक्य में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जब इस वाक्य में कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो मैं ऐसे वाक्य में किसका यूज करूंगा, इज एम आर का यूज करूंगा। तो मैं सीधा लिखूंगा राम इज, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं नंबर 1, नंबर 2 पर हमारी वर्ब आती है, नंबर 3 इधर से शुरू हो जाता है। तो पहले मैंने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर मैं बोलूंगा इज एन ऑनेस्ट मैन। मैं आपको बाकायदा स्ट्रक्चर से बनवाता चलूंगा, ऐसा नहीं कि बिना स्ट्रक्चर के आपको सेंटेंस कराऊंगा फिनिश। बिल्कुल डीप, हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस इंग्लिश लेकर चलेंगे, बिल्कुल जीरो से चलेंगे। आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाता हुआ चलूंगा, कहाँ कैसे कैसे यूज करना है। चलिए मैं आपको इसका ही स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो हमारी कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। हम जो यूज ऑफ इज एम आर कर रहे हैं, सबसे पहले यूज ऑफ इज एम आर। आज सिर्फ हम यही करेंगे, यूज ऑफ इज एम आर, इसे अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा यूज ऑफ वॉज वर्ब बीन। आज समझो सिर्फ इज एम आर का यूज कैसे करें। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या बोला, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा इज एम आर। इज एम आर के बाद आपका क्या आना है, ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर है, या आपका जो भी हम पार्ट बोल सकते हैं उसे यूज कर देंगे हम। ये बात क्लियर हो गई। प्रेडिकेट जिसे हम बोलते हैं, यहाँ प्रेडिकेट भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट मत लिखिए आप, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक टारगेट हो जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रेडिकेट। तो ये हो गया प्लस प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैंने ये लिखा, या हम इसे और भी बहुत सारे वर्ड दे सकते हैं। देखो मैं इसका बता रहा हूँ, यहाँ प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट का मतलब होता है जो वर्ब और जो अदर वर्ड्स होते हैं उनके मिलकर जो बनता है प्रेडिकेट होता है। क्योंकि आपने एक रूल समझा होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आज ये भी समझाएंगे, इसमें आपको डबल चीज समझ में आ जाएगी कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट किसे बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये प्रेडिकेट का ही पार्ट होती है। ये टोटल मिलकर क्या बनेगा, प्रेडिकेट बनेगा। तो इसे हम एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस, इसे हम कंप्लीमेंट भी बोल सकते हैं और इसे हम बोल सकते हैं अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं। हम इसे अदर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे कंप्लीमेंट भी बोल देते हैं और इसे हम अदर वर्ड भी बोल देते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका सीधा लॉजिक समझो। अगर मुझे इस प्रकार से कोई सेंटेंस बना हुआ मिल गया, मैं आपको बताने वाला हूं अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने वाले हैं, वो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम एक अच्छा लड़का है। देखो जितना ग्रामर में डीप जाओगे उतना पढ़ने में इंटरेस्ट आने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूं। जितना डीप जाओगे उतना इंटरेस्ट आने वाला है। क्योंकि मैं थोड़ा डीप ना जाके सोचता हूँ ऐसे बता दूं, पर हाँ जब क्वेश्चन आता है तो फिर डीप बन ही जाता है ऑटोमेटिकली। तो मैंने क्या देखा, अब मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले अब हमें ये समझना सब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, तो सब्जेक्ट होता है कर्ता। और कर्ता कौन होता है, कर्ता वो होता है जो कार्य को करता है, एक बात। या दूसरा, जो मुखिया होता है। कौन होता है, मुखिया होता है।
ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। जरूरी नहीं है कार्य को करे, जरूरी नहीं है कार्य को करे। या तीसरी बात, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। तीन टॉपिक मैंने आपको तीन चीज बताई, तीनों चीज आपको समझ में आई होंगी। सबसे पहला मैंने बोला राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो ये बताओ मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, ये राम के बारे में। दूसरी चीज और भी तरकीब बताता हूं, अगर सब्जेक्ट निकालना तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, आपको ये पता है सब्जेक्ट की पहचान क्या क्या होती है। पहले पहचान समझ लो, सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है। सबसे पहली बात देखो, इसकी पहचान समझना, यह बिल्कुल स्पेशल पहचान बता रहा हूं आपके लिए। सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में होता है। सब्जेक्ट कहां होता है, वाक्य के शुरू में होता है। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब मुझे ये पता लग गया कि सब्जेक्ट जो होता है वाक्य के शुरू में होता है, तो शुरू में क्या है, राम। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, सब्जेक्ट कौन है, राम। तो मैं सबसे पहले क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखो, तो मैंने लिखा राम, सबसे पहले ये लिख गया। दूसरा इसने कहा इज एम आर का यूज करो। अब तो ये बताओ ये क्या लिख रहा है, मैंने अभी आपको पीछे जस्ट बताया था कि है को क्या बोलते हैं, इज। तो मैं इसका यूज क्या करूंगा, इज। तो याद रखो नंबर एक पर तो हम इसे यूज करेंगे, नंबर दो पर इसे यूज करेंगे, उसके बाद सीधे इधर से जैसा है वैसा लिखते चले जाएंगे। ये बात क्लियर। फिर ऐसे लिखते चले जाओ, ये आपका आएगा नंबर 3 पर। तो मुझे कैसे करना है, राम इज ए गुड बॉय। ये बात क्लियर होती है। अब आपसे क्वेश्चन करता है भाई सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, तो आप उससे बोलो सर इट इज अ सब्जेक्ट, इट इज अ सब्जेक्ट और इट इज अ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। और ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब बात समझ में आ गई। एक बात, दूसरी बात, राम सब्जेक्ट है, इज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा पार्ट क्या कहलाएगा, ये मेरा पार्ट कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, सिंपल वर्ड में अगर आप समझेंगे तो आपका ये सब्जेक्ट होता है और ये आपका प्रेडिकेट होता है। ये बात आपको क्लियर है। मैंने फिर बोला ये सब्जेक्ट है, ये कौन है, सब्जेक्ट है, ये कौन है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बच्चों कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि किसे क्या बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और भी अगर आप डीप में जाएंगे तो और बहुत डीप में जा सकते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है जिसे हम नाउन बोल सकते हैं, ये आपकी वर्ब है, ये आपका आर्टिकल है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। तो हम सारी चीजें अगर जितना विस्तार से जाएंगे, अभी आने वाले समय में एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीप पढ़ाने वाले हैं, बहुत डीप से। सिर्फ अभी तो हम एक समझ लीजिए स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको चाहता हूं एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए अच्छे से। या अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही क्लियर अच्छे से नहीं हुआ तो फिर आप आगे जाके कैसे करेंगे। चलिए और मैं बताना चाहूंगा इसमें, देखो सब्जेक्ट कैसे पहचाने। तो याद रखना सब्जेक्ट का सबसे आसान तरीका, यहाँ हु लगाओ, सब्जेक्ट निकालने के लिए हु लगाओ, और यहां पर लगा दो आप वर्ब, हु के साथ लगा दीजिए आप वर्ब, यहां लिखेंगे वर्ब, प्लस लगा दो ऑब्जेक्ट, बस निकल आया आपका ऑब्जेक्ट। अगर कभी आपको ऑब्जेक्ट निकालना हो तो बस कौन लगा देना, और कौन लगाने पर जो आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। कौन लगाने पर जो आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। चलिए अभी हम बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की। जैसे मैं सेंटेंस ले रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा एक सेंटेंस, सीमा एक अच्छी गायिका थी।
एक बात। दूसरा, मैंने कहा श्यामू कल दिल्ली में होगा। मैं कंबाइन सेंटेंस दे रहा हूं, आप लोग इसे होमवर्क समझ लेना। तीसरा, मैंने कहा कविता आज अपने घर पर है। दो चीज। तीसरा, चौथा हो गया। चौथा क्या करेंगे? कपिल मेरा छोटा भाई है। ये सेंटेंस आपको इंग्लिश बोलने में भी बहुत हेल्प करेंगे। मैंने बोला एक सेंटेंस, मेरी घड़ी खराब है। ये सेंटेंस थोड़ा अच्छा है, इस वाले को बनाने की कोशिश करना सभी लोग। मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है, पर चलो एक बार बनवा देता हूँ मैं खुद ही, आपको एक मैं बनवा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे को बताने वाला हूँ किस तरीके से हमें यूज करना है। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यूज होती हैं। जैसे देखो, सीमा एक अच्छी गायिका है, तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले बताओ सब्जेक्ट क्या है इसमें। हमें दूर से ही पता लग रहा है सर सब्जेक्ट शुरू में होता है, तो मुझे पता है सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये, सब्जेक्ट ये, सब्जेक्ट ये। अब मुझे यहाँ तक तो पता लग गया कि सर सब्जेक्ट ये है, तो मुझे पता है जो मैंने रूल बताया उसके अनुसार सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सीमा। उसके बाद ये थी, तो मैंने बोला था उसकी अंग्रेजी होती है वॉज। अब इधर से लिख दो क्या? ए गुड सिंगर। बन गया मेरा वाक्य। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, मैंने लिखा श्यामू। अब देखो ये बात तो मुझे क्लियर हो गई, श्यामू। और उधर मुझे जाना होगा, मैंने होगा की अंग्रेजी क्या बताई थी? बी। यहां लिख दो। अब फ्यूचर है तो बिल लगा दो, श्यामू बिल बी। अब देखो इन में लगाओ, श्यामू विल बी इन। अब ये क्या आया? दिल्ली। फिर कल की अंग्रेजी लगा दो, टुमारो। नेक्स्ट बात करते हैं, कविता आज अपने घर पर है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम कविता। अब फिर है तो इज, बस लगा दो। अपने घर पर है, तो देखो प्रेपोजिशन तुरंत बाद आता है, वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन आता है, ये बात आप ध्यान रखना। अगर प्रेपोजिशन आ रहा है तो वर्ब के जस्ट तुरंत बाद आता है। तो हम लिखेंगे कविता इज, और हम लगाएंगे इन हर होम टुडे। कैसे पता लगा? देखिए समझिए, मैंने क्या बोला? सबसे पहले कविता, फिर मैंने बोला है तो इज आ गया। अब मैंने बोला प्रेपोजिशन क्या करते हैं? सबसे वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं। ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है, प्रेपोजिशन है ये कहाँ लगेगा? वर्ब के जस्ट बाद। अब बात आती है, देखो याद रखना, ये जो समय को दर्शाने वाले शब्द होते हैं, इन बातों को आप याद करके चलना। जो टाइम शोइंग वर्ड होते हैं उन्हें हम हमेशा सबसे एंड में लगाते हैं। जो टाइम शोइंग वर्ड होते हैं हमेशा सबसे एंड में लगते हैं, ये बात आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। मैंने कहा कपिल मेरा छोटा भाई है, तो देखो यहाँ पर हमारी वही सिचुएशन आई जो हमने पहले बताई थी। चलिए मैं ऊपर वाले वर्ड मिटाता हूँ, ऊपर वाले को सेंटेंस, और कपिल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कपिल
फिर आएगा इज, और फिर देखो मेरा छोटा भाई, यहां कोई ऐसा वर्ड नहीं तो हम करेंगे माई यंगर ब्रदर। तो मुझे ये अच्छे से क्लियर हो गया कि मेरा वाक्य इस तरीके से बनेगा। ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मेरी घड़ी खराब है, सबसे पहले लिखेंगे मेरी घड़ी, तो हम लिखेंगे माई वॉच, माई वॉच। अब लिखेंगे इज, और खराब की अंग्रेजी ध्यान रखना, इसके लिए आती है आउट ऑफ ऑर्डर। मेरी घड़ी मेरे कहने में नहीं चल रही, क्योंकि जैसे मैं चाहता हूं राइट टाइम दे, वो राइट टाइम नहीं दे रही, वो आउट ऑफ ऑर्डर है। बजाना चाहिए 9, बजा रही है 11, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर चल रही है, इसलिए मुझे ऐसा गड़बड़ हो रहा है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट टाइम में हम कौन से वर्ड क्या बताने वाले हैं, वो मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कल इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू और वर टू, ये वाले वर्ड। ये बात समझ में आ गई। और एक और लिख लीजिए बी टू। ये मैं आपको कल वर्ड बताने वाला हूं, इनका किस तरीके से यूज करेंगे। इसीलिए कल आप सभी लोग थोड़ा इन्हें पढ़कर आए, देख कर आए कि इन्हें हम किस प्रकार से यूज करेंगे। यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू, बोस टू, वर टू। और याद रखना, एक छोटी सी बात और बता देता हूं, जैसे आप लोग पढ़ते हो नहीं कुछ गलतियां करते हैं। जैसे आपसे पूछा सर गो का मतलब क्या होता है, तो आप सब लोग पता क्या बोलते हो, सर गो का मतलब होता है जाना, जो बिल्कुल गलत होता है। सही क्या होगा, गो का सही अर्थ होता है जाओ। क्या होता है गो का सही अर्थ, जाओ। आपसे बोला सर कम का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे आना, यह भी गलत। क्या होता है, आओ। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर सिट का सही मतलब बताइए, तो आप बोलते हो सर बैठना, जो बिल्कुल गलत। सही क्या होता है, बैठिए। क्या होता है, बैठिए। तो ऐसे कोई भी वर्ड, जैसे आप सपोज दैट आपसे कोई पूछे रन, तो आप बोलोगे दौड़ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, दौड़िए। आपसे किसी ने कहा लाफ, सब गलत बताते हो आप, तो आप बोलते हो हंसना, बिल्कुल गलत। क्या होता है, हंसिए। तो ये सारे वर्ड आप गलत बताते हैं, पर कल मेरे सेंटेंस पढ़ने के बाद आप ये गलती जीवन में नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। क्यों, क्योंकि अगर आपको बोलना है ये वाला, अगर आपको बोलना है ये वाला, तो कुछ मत करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इन सबसे पहले टू लगा दो, इन सबसे पहले टू लगा दो, आपका अर्थ निकलकर सामने आ जाएगा। ये बात क्लियर। अगर आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।